हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलचंद हॉस्पिटल के अंदर मेरी खुद की इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो मैं वहाँ पे गया था 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो फ्रेशर को भी ले रहे हैं, एक्सपीरियंस को भी ले रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने जो मुझे मतलब क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू के दौरान, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने मुझे दिया था उसकी बात इसमें हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इंटरव्यू की बात करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हो। उसके दौरान आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको वैसे ही दे दूंगा। इंटरव्यू कैसी थी मेरी, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मेरा पेपर हुआ तो उन्होंने फिर मुझे आईसीयू में भेज दिया, क्योंकि मैंने उनको आईसीयू एक्सपीरियंस ही बताया था। एज ए आईसीयू नर्स उन्होंने मुझे अपने आईसीयू में भेजा। जो आईसीयू था ना, इनका काफ़ी मतलब बड़ा आईसीयू था, लेकिन बहुत ही पुराना सा टाइप का आईसीयू था। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी काम करता हूँ, वो आईसीयू और ये आईसीयू के कंपैरिजन में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब जिसमें मैं अभी काम करता हूँ वो तो बहुत 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 ही अच्छा है उसके मुकाबले। लेकिन थोड़ा सा पुराना टाइप का है। अगर आप फिर भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा सा है। दूसरी चीज़, फ्रेशर मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है, आप जा सकते हो। इंटरव्यू में जैसे ही मैं गया तो इंटरव्यू मेरी हुई फर्स्ट फ्लोर पे, एक मेडिकल आईसीयू था उनका, वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे जो उनका सुपरवाइज़र था, कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछ के उसके बाद मुझे एक कंसल्टेंट डॉक्टर उनके पास भेज दिया। उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के पहले एक पेशेंट मुझे दिया कि ये पेशेंट है, आप इनकी हिस्ट्री, ये क्यों क्या प्रॉब्लम के साथ आए हैं, इनका क्या हमने ट्रीटमेंट करा, इनिशियल वाइटल्स क्या थे, क्या क्या सारी चीज़ें, मतलब पूरा ओवरऑल ऑब्जर्व करके उसको क्या प्लानिंग चल रही है, क्या प्रोसीजर्स होने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कही है ना, क्या मतलब पेशेंट की फाइंडिंग्स क्या है। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए बोला। तो 10 मिनट मुझे दिए। 10 मिनट में मैंने मतलब पूरा पेशेंट की डिटेल जो भी थी वो सारा मैंने कलेक्ट करा। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद मैं इंटरव्यू के लिए गया उनके पास। तो पेशेंट के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी कि पेशेंट का नाम ये है, इस प्रॉब्लम के साथ आया, इनिशियल कंप्लेंट्स थे थी, चीफ कंप्लेंट्स थे थी, फिर उसका ये डायग्नोज किया है ना। उनके जो भी इन्वेस्टिगेशंस ने क्या क्या रिवील किया मैं वो बताया। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स चलाए, क्यों चलाए, और कौन सी मेडिसिन चल रही है, क्यों चल रही है। पहले के मतलब इनिशियल जिस दिन आए थे उस दिन के वाइटल्स क्या थे, उस दिन की कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, अभी कितना ठीक हो गए हैं ना, वो सारी चीज़ें मतलब मैंने उनको बताई। वो पूछने के बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अगर ये पेशेंट को हम इंटूबेट हमने नहीं किया तो अगर हमने करना होता तो क्या क्या इंडिकेशंस थी जिससे हमें पता चलता कि पेशेंट को इंटूबेट करना है। तो वो सारी इंडिकेशंस मैंने बताई। तो उसके बाद फिर उन्होंने इंटूबेशन के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें हम रेडी करते हैं वो उन्होंने पूछा। तो इंडिकेशंस में देखो क्या क्या है, जैसे आप उनको बता सकते हो अगर पेशेंट को हाइपर कैपनिया है, मतलब CO2 अगर उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको पेशेंट को इंटूबेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा सैचुरेशन फॉल हो रही है, ऑक्सीजन देने के साथ भी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो भी आप कर सकते हो। GCS उनका अगर सीवियरली डाउन जा रहा है, 8 से भी नीचे जा रहा है, तो भी आप कर सकते हो। सेंसोरियम कम हो रहा है तो आप करोगे ही करोगे। उसके बाद कोई इलेक्टिवली अगर आप करना चाहो, कोई सर्जरी का प्लान है तो हम कर सकते हैं। या फिर कोई किसी पेशेंट का अगर एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाए उसमें कर सकते हैं। तो मतलब कितनी सारी इंडिकेशंस है, बहुत सारी इंडिकेशंस आप बता सकते हो। इंटुबेशन के जो उन्होंने इक्विपमेंट्स पूछे थे कि क्या क्या होने चाहिए, वो भी मैंने उनको बता दिया। वो सारा आप मतलब शुरू से ना एक लाइन में बता सकते हो। अगर आप ऐसे मतलब एक एक करके याद करोगे ना, हो सकता है आपको याद ना आए। तो 2-3 चीज़ें मेन है जो आपको अलग अलग रेडी करना है। जैसे मैंने जो मेरा तरीका है मैं उनको ऐसे बताता हूँ। सबसे पहले एक तो वेंटिलेटर हमारे पास रेडी होना चाहिए, दूसरा है सक्शन हमारे पास रेडी होनी चाहिए। सक्शन के लिए जो जो हमें चाहिए वो हमारे पास रेडी होना चाहिए। जैसे वैक्यूम सक्शन हो गया, सक्शन कैथेटर हो गया। तो ये 2 सक्शन के पार्ट्स हो गए, ठीक है। वेंटिलेटर के साथ अगर हम चलते हैं तो वेंटिलेटर हो गया, फिर उसकी ट्यूबिंग हो गई है ना। उसके बाद वेंटिलेटर के आगे लगाने के लिए फ़िल्टर हो गया, फ़िल्टर के आगे लगाने के लिए ET ट्यूब हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इंटुबेशन करने के लिए जो जो चाहिए, सबसे पहले एक आपको सिडेशन चाहिए, ठीक है, जो आप सिडेट करोगे पेशेंट को। सिडेशन देने के बाद जैसे ही आप एम्बू करते हो, एम्बू आपको चाहिए। एम्बू आप करते हो पेशेंट की प्री ऑक्सीजनेशन, थोड़ा सा हम देके ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाती है तो लेरिंजोस्कोप लेते हो। लेरिंजोस्कोप लेते हो, उसके साथ आप इंटुबेट करते हो। इंटुबेट करने के बाद आप इन्फ्लेट करते हो। इन्फ्लेट के लिए आपको एक 10 cc चाहिए, उसके साथ 7-8 cc तक आप प्रेशर पुश करते हो। उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती है उसको टाई करते हो। टाई के लिए बैंडेज चाहिए। जैसे ही आप सारी चीज़ें कर देते हो, पेशेंट को वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट कर देते हो, उसके बाद हम एक एक्सरे करवाते हैं पोजीशन चेक करने के लिए। तो पोजीशन हम चेक करते हैं कि कैरिना के जस्ट अबव जो आपकी ट्यूब है वो होनी चाहिए। उससे हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब आप अपने तरीके से बता सकते हो, आपको जैसे ईजी लगता है। अगर आप मतलब लाइन वाइज थोड़ा सा बताते हो तो मुझे लगता है आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करते हो। इवन एक 10 cc
सिरिंज भी आप स्किप नहीं करोगे। लेकिन वैसे अगर आप बताने लग जाओगे तो मे बी आप काफ़ी सारी चीज़ें जो मेन है वो स्किप कर दो। लेकिन जब आपके दिमाग में होगा ना कि मैं कैसे प्रोसीजर करता हूँ, वो सारी चीज़ें बतानी है, तो आराम से सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था हाइपोटेंशन के लिए, कि अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गई, वही पेशेंट बाहर जिसका मैंने मतलब उनको ओवर दिया था कि उनको नॉरेट चल रहा था ना, तो उन्होंने पूछा कि अगर वैसे आपके पास कोई पेशेंट है तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाती है तो आप क्या करोगे। तो मैंने बताया उनको कि हम कोई भी मेडिसिन जो भी उनको देते हैं डॉक्टर्स के ऑर्डर के बगैर नहीं देते। तो सिचुएशन टाइप की दे दी कि मैं चाय पीने गया हूँ, मेरा फ़ोन बंद हो गया है ना, तो अभी आप अकेले हो, आप ही फैसला ले सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं। उसके लिए फिर मैंने उनको बताया कि सबसे पहले मैं उनकी कार्डियक साइड से देखूंगा इको वगैरह में कि ईएफ वगैरह कम तो नहीं है, जब पेशेंट डीसीएमपी तो नहीं है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी टाइप का। या ईएफ अगर बहुत कम है तो उस कंडीशन में हम फ्लूइड देना अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज़ है कि किडनीज़ क्या कंडीशन देखूंगा, अगर पेशेंट सीकेडी नहीं है या ऑन डायलिसिस नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, उनको फ्लूइड दूंगा, 200 से 300 ml फ्लूइड दूंगा इनिशियल। फिर देखूंगा उनके साथ बीपी कैसा रहता है, और एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल पे हम बीपी सेट करेंगे कि एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल पे हमें बीपी बार बार चेक करना है ना। दोनों चीज़ें अगर नहीं है, फ्लूइड दे दिया मैंने, बीपी आ जाएगा। अगर उसके साथ भी बाई चांस बीपी नहीं आता तो फिर मैं नॉरेट स्टार्ट करूंगा। तो नॉरेट की डाइल्यूशन उन्होंने पूछी थी। देखो नॉरेट की डाइल्यूशन ना हर जगह पे अलग अलग है। जैसे वहाँ पे मैंने देखी जब वो पेशेंट को चल रही थी तो उन्होंने 40 में बना रखा था, मतलब हम तो हमेशा 50 में बनाते हैं। 50 में मतलब 2 MPL अगर आप नॉरेट डाल रहे हो, 2 MPL मतलब 4 ml नॉरेट डाल रहे हो, तो 46 ml आप NS डालते हो, या फिर 46 ml आप D5 डालते हो। लेकिन वहाँ पे मैंने जो देखा 36 ml उन्होंने NS डाल रखा है और 4 ml नॉरेट था, है ना। तो वो 40 में बनाते हैं, हम 50 में बनाते हैं, मतलब हर किसी का अपना अपना है। डाइल्यूशंस का आपको हमेशा पढ़ के जाना है, क्योंकि जो भी मेडिसिन आप बता रहे हो, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स की जब भी इंटरव्यू करता हूँ, मॉक इंटरव्यूज़, तो मैं उनको हमेशा ये चीज़ें पूछता हूँ कि कोई भी इंजेक्शन अगर वो मुझे हाई रिस्क मेडिसिन का बताते हैं तो मैं हर किसी के डाइल्यूशन प्लस एक्शन उनसे पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है ना। तो मैं अपने स्टूडेंट को इस तरीके से रेडी करता हूँ कि कोई एक भी मिस्टेक वो ना करे, ताकि उनके इंटरव्यू में कोई भी दिक्कत आए। बाकी वो तो क्लियर कर ही लेते हैं आराम से, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यूज़ कर करके अपने आप को फुल रेडी किया होता है। बाकी आपको भी अगर इंटरव्यू के लिए कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। डिटेल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और नीचे जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो सारी डिटेल मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो अगर आपको हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रही है, आपको होम केयर में काम करना है, तो उसके लिए होम केयर में बहुत सारी वैकेंसीज़ है हमारे पास। तो अभी हमने अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग करी है और सारी चीज़ें करी है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो अगर आपको भी होम केयर में करना है, चाहे आप स्टाफ नर्स हो, है ना, BSc GNM ANM, या फिर आप एक सेमी नर्स हो मतलब GDA स्टाफ हो, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट आप लोवा केयर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डेली वैकेंसीज डलती रहती है। अगर आपके लिए बेनिफिशियल या आपके लिए कोई अच्छा पेशेंट हुआ तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो कि इस जॉब के लिए मैं जाना चाहता हूँ, या आज से मैं अवेलेबल हूँ, मैं जाऊँगा। तो आप डायरेक्ट मैसेज करो, आपको हम डायरेक्ट जॉब पे भेज देंगे। बाकी होम केयर में काम करते करते आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप साथ साथ में गवर्नमेंट की या एम्स की प्रिपरेशन करते रहो। तो एम्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, उसके लिए आप मीटियर इंटरनेशनल अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने भी अपनी OET वहाँ से ही करी है, और इनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पास आउट होते हैं, और अभी लास्ट जो नॉर्सेट निकला है उनमें जो फर्स्ट रैंक था इन्हीं का था। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए, आपको 80-90 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग चाहिए, तो गवर्नमेंट के लिए आप 5-6 महीना अच्छे से प्रिपरेशन करके आप अपना आराम से एम्स को क्रैक कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।